देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल बारी। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम सरगर्मियां इस वक्त अपने चरम पर चल रही हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार 22 जनवरी को अयोध्या में एक बड़ा इवेंट, उसे अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। यानी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उसे पूरे देश में एक तरह से इवेंट के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पूरे देश भर में, यानी एक पूरी जो दूसरी कड़ी है उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, वो इस वक्त चल रही है। कांग्रेस इस पूरे मामले में दो हिस्सों में बटी हुई दिखती है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता ये मानते हैं कि शायद जो प्राण प्रतिष्ठा है, कार्यक्रम है, उसमें कांग्रेस नेताओं को जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि चूंकि ये एक सरकारी बीजेपी का इवेंट है और इसका धर्म से लेना देना नहीं है, इस वजह से उसमें जाने की उस तरह से जरूरत नहीं है। राम सबके हैं, इसलिए इस प्रोग्राम के बाद जब भी जिसको मौका मिलेगा वो वहां पर जाएगा। लेकिन राजनीति इस पे जम करके हो रही है और समूचे विपक्ष के उन नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि जो लोग इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं या फिर वो बाद में जा रहे हैं, उनको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राम उन्हीं को बुलाते हैं जिनके नसीब में ये चीज लिखी हुई होती है। तो आज इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐन चुनाव के समय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाकर के कोई गलती की है, उसको इसका क्या कुछ नुकसान होगा। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा के पूर्व सांसद और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के चेयरमैन, बड़े ये कहा जाए कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मोहम्मद अदीब साहब को जाना जाता है, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम तमाम हालात को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम अयोध्या में 22 जनवरी को किया जा रहा है, वो क्या है, कांग्रेस को उससे कितना फायदा या कितना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, और 2024 के लोकसभा चुनाव जो कि इस वक्त सर पर है, इसका इस कार्यक्रम का उस पर कितना असर पड़ेगा। अजीत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। अजीत साहब, सबसे जाहिर है कि इस वक्त पूरा देश अगर देखा जाए, अयोध्या में जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और नफा और नुकसान की बात की जा रही है। आप इसे कैसे देखेंगे? आनंद साहब, मैं तो अभी 3-4 दिन पहले अ, हिंदुस्तान से बाहर आया हुआ हूँ। सिंगापुर में हूँ। यहाँ आके एहसास हुआ कि मेरा मुल्क कैसे डूब रहा है, कहाँ फंस चुका है। यहाँ लोग मैं यहाँ सबसे पहले 68 में आया था, जब ये गांव की शक्ल थी। यहाँ बीच में आता रहा, मुल्क की तरक्की देखता रहा। अब यहाँ मैंने देखा कि यहाँ 65% चाइनीज हैं, 20-22% मलाई हैं, तामिल हैं। हर हर कौम के लोग यहाँ हैं। कोई इसकी बात ही नहीं करता है कि किसका मजहब ऊपर है और किसके मजहब नीचे है। ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं। हिंदुस्तान में जो रविश रवाना हुई है, उस वक्त मुझसे पूछा गया था कि भाई, आप ये जो 22 जनवरी को हो रहा है अयोध्या में, आपकी क्या राय है। मैंने कहा, भाई जिसकी जो आस्था है वो करे। लेकिन सरप्राइज ये हुआ कि जो उस सनातन धर्म के जो सबसे बड़े गुरु हैं चारों, शंकराचार्य और दूसरे जो इनके मजहबी लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म की रवायत ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि वो एक नया मजहब बनाया जा रहा है। और वो मजहब की बुनियाद, अफसोस ये है कि वो नफरत की बुनियाद पर बन रही है। मुश्किल ये है कि इस मजहब में कोई वो बात जो इस वक्त शंकराचार्य हजरात कह रहे हैं। हम तो बचपन से यही समझते थे कि सनातन धर्म के जो सबसे बड़े गुरु हैं वो यहाँ के शंकराचार्य हैं, चारों के चारों। और हकीकत भी यह है कि इस मुल्क से बौद्ध
जो पूरा कब्जा हो चुका था अशोका के बाद, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में सब बौद्ध हो गए थे। और इनको वापस लाने के लिए और बौद्ध मजहब को यहाँ से निकालने के लिए शंकराचार्य का ही मूवमेंट था। अब अगर आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सियासी कोई काम है, ये मजहबी अकायद तो है नहीं। तो ऐसी शक्ल में जो अभी आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि इसकी बहुत शदीद और अशद जरूरत थी कि लोगों को मालूम तो हो कि मजहब क्या चीज है और मजहब के नाम पर सियासत कितनी बुरी चीज है। और दुनिया ने ये बात देखी है कि जब भी सियासत को मजहब से जोड़ा गया है तो मजहब को बहुत नुकसान हुआ है। आप देखिए ना कि जैसे आज उनके शास्त्र कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जायज नहीं है कि आप ऐसे मंदिर में, ये हम नहीं बोल सकते हैं ना हम कहेंगे, ये उनका अपना मसला है, लेकिन उनके अपने मजहब में, हिंदू मजहब में इस वक्त चर्चा हो रही है। तो मोदी साहब की सरकार ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया है वो तो हम लोग देख रहे हैं कि किस कदर बर्बादी, किस कदर नफरत। और एक एक इशू बस उनके पास है कि मियाँ की ढिबरी कसनी है। इसके ऊपर उन्होंने 10 साल हुकूमत कर ली, आगे कितना करेंगे मालूम नहीं है। लेकिन अब तो ये अंदाजा हो रहा है कि उन्होंने अपने मजहब को भी नहीं छोड़ा, अपने मजहब के भी पटाखे उड़ा दिए, यानी अपने गुरु, अपने शंकराचार्य, अपने धर्म के मानने वालों को के खिलाफ कोई फैसला कर रहे हैं। और ये भी मैं सुना मैंने एक जगह कि साहब वो राम का ताल्लुक सीता से जो मोहब्बत का था, हम लोग तो अपने बचपन में देखा था कि सिया राम ही नाम लिया जाता था, श्री राम नहीं कहा जाता था। लेकिन चलिए सिया सिया राम हटा दिया आपने, श्री राम कर दिया। लेकिन राम का वजूद सीता के साथ है। और ये भी इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, जो मैंने देखा, कि यहाँ के जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं कि भाई एक आदमी जो अपनी 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 वाइफ को, अपनी धर्म पत्नी को साथ नहीं रख सकता, वो वहां उसको वो परफॉर्म नहीं कर सकता रिलीजियस काम। तो मोदी साहब ने यहाँ भी ये हद कर दी कि अपनी, अगर वो चाहते हैं, उनको चाहिए था कि बेहतरीन मौका था कि अपनी बीवी से अपने मामला ठीक करते और जाते बीवी के साथ वहां। लेकिन उन्होंने अभी भी ये तय किया कि भाई बीवी को छोड़ दो आप। और इसी तरीके से, जिस तरीके से वो कहते हैं कि औरतों का बड़ा सम्मान किया जाएगा, ये कुछ ऐसे इशू हैं जिसमें मैं समझता हूँ मोदी साहब को बहुत नुकसान होने जा रहा है। उनको अगर नहीं भी हो रहा है तो हिंदू धर्म पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, अब हम आपको लोग, लगता है कि हिंदू धर्म पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, आपने धर्म और राजनीति का जो इस वक्त घोलमाल हो रहा है, जिस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन नजर आ रहे हैं, सरकारी सतह पर तमाम चीजें हो रही हैं, ये कोई अनोखी चीज तो भारत में नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस पीरियड में इस तरह की चीजें हम देखते आए हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या इस तरह से जो संघ परिवार अगर इसको राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करता हुआ धर्म को आगे बढ़ रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? नहीं देखिए, ऐसा है कि धर्म को, मैंने जैसे आपसे कहा हम्म, कि हिंदू मजहब में ये पहली बार हो रहा है। मुसलमानों ने तो ये तमाशे किए हैं कि साहब मजहब को सियासत से जोड़ा है, और हम्म, उसको, उसकी सजा मुसलमानों ने बराबर पाई है और आज भी पा रहे हैं। और हम वो लोग हैं जो इसके खिलाफ रहे हैं हमेशा। हम्म, लेकिन हिंदू मजहब में ये कभी ऐसा नहीं हुआ हम्म, कि उनके जो सबसे बड़े गुरु हैं, जो जो रिलीजियस लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जायज नहीं है। हम्म, और हुकूमत ये चाह रही है कि इलेक्शन के लिए हमको करना ही है, चाहे जायज हो या नाजायज हो, हम्म, चाहे ये हमारे ग्रंथों में लिखा हो या हमारी किताबों में हो, हम इसकी हम्म, परवाह नहीं कर रहे क्योंकि हमें तो इलेक्शन जीतना है। हम्म, ये खतरनाक पहलू है। हमारे ऐसे लोग जो इस पूरे धर्म को से वाकिफ नहीं थे, इस पूरे समाज के इस तमाशे के बाद मेरे ऐसे कितने लोगों की बात समझ में आ गई है कि ये रिलीजियस काम नहीं हो रहा है। इससे पहले तो मैं ये कह रहा था कि भाई उनका रिलीजियस काम है, हम क्यों बोले हैं। लेकिन अब ये लग रहा है कि ये रिलीजियस काम नहीं है, इसलिए कि जो उनके शंकराचार्य हजरात हैं और जो उनके बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये
मजहबी एतबार से गलत हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अदीब साहब, चूंकि आपने कहा कि उनके धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि ये मजहबी एतबार से गलत हो रहा है, लेकिन जो सवाल हमने आपसे ये किया था, वो जाहिर है कि कांग्रेस इससे अछूती नहीं है। 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, केंद्र की सत्ता में जो है काबिज हुई, उसके बाद कांग्रेस ने अपना एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि एक चीज उभर कर के आए कि मुसलमान से करीब कांग्रेस दिखी, और हार्डकोर एक तरफ हिंदुत्व था, दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये मशवरा दिया अपने नेताओं को कि नर्म हिंदुत्व यानी सॉफ्ट हिंदुत्व का एक कॉन्सेप्ट देखा गया। और नतीजा ये हुआ कि पिछले महीनों जो चुनाव हुए 5 राज्यों के, उसमें कांग्रेस को एक तरह से इसी चीज का एक तरह से सामना करना पड़ा, और नतीजा ये हुआ कि 3 राज्यों में बुरी तरह से कांग्रेस हारी है, जो कि हिंदी बेल्ट के अहम राज्य कहे जाते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो बीजेपी के ही उस पर जाकर के पिच पे खेलती हुई नजर आ रही। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पिछले 10-15 साल से यहाँ लड़ाई इस मुल्क में इस बात पे शुरू हो गई कि हम बड़े हिंदू कौन हैं। और जब से ये अडवाणी साहब ने एक यात्रा निकाली थी और फिर 2014 में मोदी साहब वापस आए, तो ये पहला इंसिडेंट था जब उन्होंने ये एक फार्मूला अपनाया कि माइनस मुसलमान हम हाकिम वक्त बनेंगे, और वो बन गए। नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जो सबसे दिग्गज नेता एंथोनी साहब थे, उन्होंने, एंथोनी साहब ने तो अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि हम इसलिए हार गए क्योंकि हम मुसलमान पार्टी कहलाते थे। उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी नहीं, हर पार्टी ने यह समझा कि ये बोझा है, मुसलमानों को लेके चलने से फायदा नहीं है, हमें हिंदू बनना पड़ेगा। और फिर वो कौन कितना बड़ा हिंदू बनेगा, इसी पे इलेक्शन हो रहा है। और अब सिर्फ एक राहुल गांधी एक पहली आवाज उठी जिसने कहा भाई हम मजहब के नाम पे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम मुल्क के मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे। अब कुछ सोच बदली है, लेकिन डैमेज इतना हो चुका है, नौजवान बच्चा एक इस हद तक नफरत करने लगा है मुसलमानों से कि कितना वक्त लगेगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन संजीदा हिंदू हजरात भी अब ये सोचने लगे हैं कि ये मजहबी काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखिए हिंदू मजहब में टॉलरेंस बहुत है, लेकिन ये एक जो नया मजहब बनाया जा रहा है, ये वायलेंस पे बेस है। यानी मिसाल के तौर पर नवरात्रि की पूजा होती थी और ये सारे फंक्शंस इनके मंदिरों में होते थे। अब क्या नवरात्र। हो रहा है, नवरात्र मनाते थे और वो भी होते हैं, ये इनके रिलीजियस होते हैं, लेकिन अब रामनवमी की पूजा मंदिर में नहीं हो रही है, मस्जिदों के सामने तलवार हिला हिला के और मुख्तलिफ मस्जिदों पे झंडे गाड़ के रामनवमी मनाई जा रही है। ये किस मजहब ने सिखाया है कि आप किसी के मजहब के उसमें जाएं और वहां जाके करें? ये सनातन धर्म नहीं है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सनातन धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो आज खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये मजहबी काम है ही नहीं, ये सियासी काम है। जो बात बहुत पहले कहना चाहिए थी धर्म गुरुओं को, वो अब खुल के सामने आ गए। तो मैं समझता हूँ जो मोदी साहब का 24 का जो फार्मूला था कि हम इसको लाएंगे और एक तूफान मच जाएगा, इसलिए कि इनके पास कुछ दिखाने को था नहीं, और ये बिल्कुल प्लानिंग के तहत इन्होंने ये सारी चीजें की। और मैंने तो एक वीडियो पे ये भी देखा कि जिसने ये दिन निकाला है, जिस ब्राह्मण ने, पंडित जी ने, उन्होंने कहा हमसे तो कहा गया था कि इस तारीख को निकाल देना। इसका मतलब क्या था कि भाई अगले 3 महीने हम इसको भुनाएंगे। लेकिन अब सवाल इस वक्त ये आ गया है कि जो मैंने वो जुनून भी देखा है जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का नारा लगा था, और उस वक्त मैंने देखा था कि गांव देहातों में औरतों ने अपने जेवर उतार दिए थे ये सोच के कि भाई हमारा भी एक मंदिर बनेगा।
और हम भी कुछ ऐसे ही बनाएंगे जैसे मुसलमानों का मक्का और मदीना है। एक वो जो जोश था वो मुझे दिख नहीं रहा है कि वो पब्लिक को ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग शायद समझ गए हैं। और ऐसे में राहुल गांधी ने जो फैसला किया है, ये मैं समझता हूँ बड़ा दूरंदेशी का फैसला है। बिल्कुल, चूंकि आपने उसकी वजह ये आपने जो बात कही कि इसका पूरी तरह से राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, फायदा हासिल करने के लिए ये पूरा इवेंट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, राहुल गांधी प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संकल्प लेकर के दूसरे अपने उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल जो है इस वक्त यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि जो धर्म का तड़का लगाया गया है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर? बिल्कुल। अब वो देखिए, 10 साल में जहनों को माउफ कर दिया है। उनकी नजर में पिछले 10 साल में जिस तरह की ट्रेनिंग दी गई है और जिस तरह की ट्रेनिंग के बाद उनको हुकूमतों में कामयाबी मिली है, इलेक्शन में जीते हैं, तो जीत की खुशी में या जीत की उम्मीद में लोगों ने वही फार्मूला अपना लिया कि भाई अगर ये करते हैं तो हम जीत जाएंगे। अब रहा ये कि जो राहुल गांधी ने फैसला किया, उनकी पार्टी के लोग उनके कितने साथ हैं ये मैं नहीं बता सकता। इसलिए कि उनको भी ये अंदाजा नहीं है कि हम शायद ऐसी बात करके जीत सके, क्योंकि मौजूदा माहौल जो है वो तो सिर्फ यही है कि हमको एक 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 फिगर मिल गई है कि मियाँ की वजह से इस मुल्क में सारी बर्बादी है। हम क्या वो जितना कसेंगे और जितना डिग्री कसेंगे उतना ही हम देश भक्त। तो जब ये शक्ति पैदा हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि इनका जो आपने इस्तेमाल किया ये और शिद्दत से इस्तेमाल 22 तारीख के बाद ये गांव देहातों में खूब दौड़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं पढ़ता हूँ कि आम आदमी नहीं, बीजेपी और आरएसएस के वर्कर्स तो सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन अंदर से जो एक हवा चलती है, एक मूवमेंट दिखाई पड़ता है, वो अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई पड़ा। हो सकता है कि इलेक्शन के आने से पहले और बड़ी शक्ल तैयार करें, लेकिन सरेंडर ये बड़ा मुश्किल मसला है कि आप अपने धर्म गुरुओं के विशेष के उनकी राय के खिलाफ कोई तहरीक चलाएं और उनको वो सपोर्ट मिले जो उनको 1900 में मिला था, 90 में। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्राण प्रतिष्ठा के जरिए से जो है एक माहौल क्रिएट कर रही है, उसे चुनावी लाभ के तौर पर उसको हासिल करना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो विकास की बात कर रही है, जो बेरोजगारी की बात कर रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल सबसे अहम ये पैदा होता है कि बीजेपी को रोका कैसे जाए, और वो भी उस सिचुएशन में जबकि कांग्रेस खुद जो है कई हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसे करना क्या है, वो खुद कंफ्यूज है, आखिर होना क्या है। नहीं, मैं समझता हूँ कांग्रेस ने एक फैसला तो ले लिया था और ये उन्होंने कहा भी कि भाई ये पॉलिटिकल इवेंट है, हम इसमें नहीं जाएंगे, बाद में हम जरूर जाएंगे, क्योंकि हम राम को भक्त हैं, राम को मानते हैं। लेकिन अगर राम को इस्तेमाल किया जाएगा पॉलिटिकली तो हम उसमें शरीक नहीं होंगे, क्योंकि ये तो बीजेपी का फंक्शन है, ये मजहबी फंक्शन नहीं है, ये उनकी बिल्कुल क्लियर लाइन है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर ये बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि हम सिर्फ इसी पे हुकूमत अख्तियार कर लेंगे, तो मुझे 2-3 चीजों में बड़ा शुबा है। देखिए, इसके असरात होंगे राजस्थान में, इसके असरात होंगे दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, मध्य प्रदेश में जो हिंदी बेल्ट है, इसके असरात होंगे अगर बहुत हुए। यहाँ मैक्सिमम सीटें तो उनके पास ऑलरेडी आ चुकी हैं, यानी राजस्थान में 25 में 25-40 के ऊपर तो नहीं ले जा सकते, हरियाणा में 10 की 10 इंची इसके ऊपर नहीं ले जा सकते, दिल्ली में 7 की 7 इंची इसके ऊपर नहीं ले जा सकते, तो वो सीट कहाँ पड़ेगी?
नहीं तो आपको ये लगता है कि बीजेपी जो कह रही है 400 पार की जो एक नारा दिया गया है, बात कही गई है, वो उस तरह से जो है वो तस्वीर नहीं है, गलत बयानी से काम लिया जा रहा है? नहीं तो वो पता नहीं क्या कैलकुलेशन है उनका, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के एतबार से जहां पर इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होना है, हम्म, वहां तो ऑलरेडी मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके ऊपर कोई सीटें है ही नहीं। हम्म, मध्य प्रदेश में 28 में से 27 हैं। हम्म, तो भाई कितनी सीटें आप बढ़ाएंगे? हम्म, और जो मैंने अभी 3 दिन की राहुल गांधी की यात्रा को फॉलो किया टीवी पे, हम्म, तो मुझे लगता है वहां भी 25 सीटें थी, उसमें कांग्रेस की शायद एक सीट है या एक भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उस 25 में उनकी कुछ बढ़ेंगी। अब सिर्फ सबसे बड़ा मसला यह है कि इस वक्त जो माइनॉरिटी है, स्पेशली मुस्लिम्स हैं, हम्म, उनका बहुत अहम रोल है। हम्म, उनको कितना ही प्रोवोक किया जाए, वो खामोश रहें हम्म, इस मुल्क की खातिर। हम्म, जितना भी उनको जलील करने की कोशिश हो, वो खा लें, जलील हो जाएं, लेकिन इनको मौका न दें, इसलिए कि इनके पास अब सिर्फ एक यही चारा है कि प्रोवोक करें। मैंने देखा अभी कि बरेली में भी कुछ हुआ है, और उससे पहले एक दो आदमियों ने मुसलमान बन के ईमेल वगैरह भी किया, और पुलिस ने पकड़ा उनको, तो मालूम हुआ कि वो मुसलमान थे ही नहीं, लेकिन मुस्लिम नेम से कर रहे थे। तो इस वक्त कोई ऐसी हरकत, ये जो प्रोवोक करें, इसमें सहले जुल्म, सहले ना इंसाफियां, लेकिन इलेक्शन तक बिल्कुल खामोश रहें, बिल्कुल इनको मौका न दें, क्योंकि अगर आपने इनको मौका मिला तो वो स्पिरिट करेंगे आगे, कर्नाटका से लेके और तेलंगाना और मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे। ये इनका अब आखिरी मकसद है, आखिरी इनका हरबा रह गया है कि ये इलेक्शन से पहले फिर कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सारे इलेक्शन इसी बुनियाद पे जीते हैं। और मैं ये नहीं समझता कि ये जो इस वक्त इन पे यहाँ दरार पड़ी है रिलीजियस हिंदुओं में और पॉलिटिकल हिंदुओं में, ये और बढ़ेगी। क्योंकि पॉलिटिकल हिंदू जो है अब तक मजे उठा रहा था ये सोच के कि रिलीजियस हिंदू हमारे साथ ऑटोमेटिकली आएगा ही, लेकिन रिलीजियस हिंदू ने अपने धर्म की हिफाजत की खातिर इनसे पल्ला झाड़ लिया। ये इनके लिए बड़ा सेटबैक है, मोदी साहब के लिए और उनकी सरकार के लिए। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, खास तौर से जो पिछले महीने जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, और उसमें 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस जिस बड़े पैमाने पर हारी, और आजकल जिस तरह से ईवीएम को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए, और एक तरफ राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा है, जो तैयारी है कांग्रेस की, आपको लगता है कि ये काफी है? जिस तरीके से बीजेपी की तैयारियां होती हैं, बीजेपी जो है क्षेत्रीय जो प्रांतीय लोग हैं उनके साथ जो है बैठ करके डिस्कस कर रही है कि 10% उसे वोट ऐड करना है, लेकिन कांग्रेस जो है अभी उस तरह से तैयारी करती हुई नजर आ रही है। देखिए, अकेली कांग्रेस हो या कि कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि वो इस इतनी बड़ी पार्टी जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने फंड हैं, मीडिया उनके पास है, सारी एजेंसीज जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन, वो सब उनके पास हैं। तो ये तो लड़ने की किसी पार्टी में उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर ये जो अलायंस की बात होती है, इंडिया अलायंस की बात, अगर 70% भी सीटों पर अलायंस हो जाता है, और ये अलायंस जो सोशल मीडिया या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनकी मदद लेते हैं, तो जरूर फर्क पड़ेगा। आपको देखिए कि कर्नाटका में कांग्रेस जीती, लेकिन क्या आप कर्नाटका में सिर्फ कांग्रेस को क्रेडिट देते हैं? उन एक्चुअली तो वहां जमीन तो तैयार की वहां के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने, वहां सोशल एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने वक्त रखा। और आज का हिंदुस्तान का ये इलेक्शन जो है, ये सिर्फ कांग्रेस अकेली या कोई पार्टी नहीं जीत सकती है, जब तक कि सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं जो हिंदुस्तान की बका चाहते हैं, हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। उनको हर हर कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी को, जैसे हम लोगों की अपनी एक जमात है,
और हमने ये तय किया है कि हमारी जो IMCR की जमात है, हम 15 से 20 सीटें यूपी में सेलेक्ट करेंगे। हम घर घर जाएंगे, किसी पार्टी से हमारा ताल्लुक नहीं है। हम संविधान बचाओ, हिंदुस्तान को बचाओ, हिंदुस्तान की उस तहजीब को वापस लाओ जिसके नाम बुनियाद पर हिंदुस्तान की सोच पर हिंदुस्तान की बुनियाद रखी गई थी। हर हर शख्स की ये जिम्मेदारी बनती है, वो किसी पार्टी का हो। हम भी किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन अगर इस मुल्क के सच्चे हमदर्द हैं तो हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम अपने मोहल्ले में रहते हैं और हमारी हैसियत सिर्फ मोहल्ले तक की है, तो हम मोहल्ले में अपना काम शुरू करें, इर्रेस्पेक्टिव कि कौन सी पार्टी लड़ रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे आना पड़ेगा उन हजरात को जो इस मुल्क के लिए वाकई फिक्रमंद हैं, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम तो यही कोशिश करेंगे। फरवरी के बाद हम लोगों ने फैसला किया है कि हम मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखेंगे कि यहाँ हम लोगों का वोट किसी भी सूरत से मुंतशिर न हो, चाहे वो आदिवासियों का हो, चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे दलित का हो, चाहे मुसलमान का हो। और हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि इस मुल्क को बचाने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन की को बका रखने के लिए, उसको बाका में रखने के लिए आप किसी पार्टी में हो, एक कुर्बानी जरूर दीजिए, इस मुल्क के आइन को बचाइए। ये सब मिल के अगर कोई काम करेंगे, अगर यूपी में 25 से 30 सीटें बहुत बड़ी बात नहीं है, 25 से 30 सीटों पर अगर बहुत जम के काम हो जाए तो मोदी साहब की सरकार को वापस नहीं करेंगे। ये मेरा यकीन है। बिल्कुल, ये यकीन है आपको, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन उसमें सीट बंटवारे को लेकर के आपस में टसल, और उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, 3 ऐसी अहम पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में। बहुजन पार्टी ने ऐलान कर दिया है, एकला चलो की राजनीति अपनाई है। ऐसे में जो आपने बताया कि तमाम लोगों को हम यूनाइट करके, मुत्तहिद होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि मुल्क को बचाया जा सके, कितना बड़ा चैलेंजिंग भरा कदम है ये आपका? देखिए, ऐसा है कि जो पार्टी इस वक्त इस फिक्र में है कि मेरी पार्टी बड़ी हो जाए, मुझे स्पेस मिल जाए, वो इस मुल्क का दुश्मन है। ये वक्त पार्टी बनाने का नहीं है, ये वक्त है इस मुल्क को बचाने का, इस मुल्क की रूह को बचाने का। इस मुल्क की रूह जो है वो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बचाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही हैं मेरी नजर में। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो आज सेहत है या उम्र है, मैंने भी फैसला किया अगर जिंदा रहा तो 2.5-3 महीने मैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा। शायद मैं 10 लोगों को भी अगर कन्विंस कर सकता हूँ तो मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया अपने मुल्क के लिए। ये फैसला सबको करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम बड़े आदमी नहीं हैं, नहीं कह सकते कि हम बहुत ज्यादा वोट ला सकते हैं, लेकिन 10, 15, 20 लोगों को तो हम कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं हालात क्या है। ये जिम्मेदारी आम हिंदुस्तानियों की है, वो किसी पार्टी में रहे और किसी पार्टी में ना भी हो, सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार में या तिजारत में लगे हैं, उनके लिए भी ये अहम इलेक्शन है, उनको भी आगे आना चाहिए। मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी अकेली नहीं है, यहाँ की आवाम की जिम्मेदारी है। और उसमें अगर कोई सहयोगी नहीं बनता है और यूनाइट होकर लड़ने को तैयार नहीं है तो वो इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं करता है। अपनी जात के लिए तो कुछ फायदा उठा सकता होगा कुछ वक्तों के लिए, लेकिन उसके आने वाली नस्लें उसको कोसेंगी, बुरा मानते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब, आपने विस्तार से बातचीत की और ये बताया कि किस तरीके से धर्म और राजनीति का जो घालमेल है वो
आने वाले भारत के भविष्य के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग भरा कदम हो सकता है और किस तरह से इन तमाम चीज़ों से बचा जाए। आपने इस पर विस्तार से बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।